क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर सही है? ये चीज़ें सही गलत के पैमाने में नहीं आती। क्या हस्बैंड वाइफ बनना सही है? तो कितने हस्बैंड मरते हैं, कितनी वाइफ मरती है, कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। वो सही है तो फिर वो कैसे हो गया? मैटर ये है कि इंसान सही है तो वो जो रिश्ते बनाता है वो सही हो जाते हैं। इंसान गलत है तो वो जो रिश्ते बनाता है वो गलत हो जाते हैं। अगर इंसान सही है वो गर्लफ्रेंड के साथ पत्नी की भांति रहेगा, नहीं है तो पत्नी के साथ गर्लफ्रेंड की तरह रहेगा। सिंपल बात है। इंसान का जीवन का मूल्य क्या है, वो खुद क्या जीवन में लेके चलता है, उसके बेस पर डिसाइड होती हैं चीज़ें। ये थोड़ी ना है कि तुम शादीशुदा हो गए तो तुम अच्छे इंसान हो गए। क्या पता तुम 10वें दिन अपनी पत्नी को जला के फूंक के मार दो। हुई तो शादी थी, तो क्या कहोगे? भगवान ये थोड़ी ना करेगा कि शादी में तो पूरे नंबर दे देता हूँ, पत्नी मार दी उसका एक्स्ट्रा। नहीं, ये शादी ब्याह मित्रता का नाम है कि दो मित्र मिल गए, अब वो बच्चे पालेंगे अपने और अपना साथ मिलकर जीवन जिएंगे। क्योंकि सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है आदमी के जीवन में। तो आप फिर अपने मेन फोकस को छोड़ करके सेक्स के पीछे ही भागते रहोगे तो गलत हो जाएगा। तो दोनों का सेक्सुअल निर्वाह भी होता रहे और उसके संयोग से बच्चे भी हो जाएं। थोड़े दिनों की फड़क होती है, निकल जाए तुम्हारे शरीर की, और दोनों का निर्वाह भी हो जाएगा। मित्रता से चलोगे साथ में। ये होती है कॉमन शादी का नाम, और थोड़ी ना कुछ शादी कोई बम का गोला होती है। तो शादी होती है, ये बेसिक है शादी की। बाकी फेरे लेकर के उसको ये करना कि अब हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। इंसान उसके लायक है तो फिर ये संस्कार वंस्कार तो सिर्फ एक सेकेंडरी चीज़ है, परंपरा का नाम है। ठीक है, क्योंकि संस्कार कोई आपको वैलिड नहीं करता कि अब अच्छे इंसान हो गए। वो तो ये है कि हमारी वैदिक परंपरा है कि हम कुछ करते हैं तो खुशी है, कोई चोरी थोड़ी ना है, हैं? तो खुशी है तो साथ मिल गए। और हवन यज्ञ आर्यों का नित्य कर्म है, तो एक उस दिन वो पत्नी के साथ कर लो, वो पहला यज्ञ हवन अग्निहोत्र, वो सारे फैमिली वाले मिल गए, तो इसको हम कह देते हैं कि विवाह संस्कार हो गया। बस सारा खेल तो शादी के बाद शुरू होता है शादी का। सबको नहीं पता ये बात कि शादी का वो जो फेरे ब्याह सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसके बाद का होता है ना सारा खेल। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम मैं तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डालता हूँ कि ये विवाह का रिश्ता है। जिस लड़की से तुम मिल गए वो तुम्हारी पत्नी। बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। तुम मिले तो बस होगी तुम्हारी शादी। अब तुम ब्रेकअप हो गया तुम्हारा तलाक। बस सीधी बात यही है। लेकिन जब समाज में लड़कियां बोझ हो जाती है ना कि लड़कियों को पढ़ने मत दो, ये करो वैसे करो, इनके पंख निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि एक बटन गलत बंद होता है तो सारे बटन गलत बंद होते हैं शर्ट के। जब से ये संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ ख़त्म हुआ है ना, तो 50 साल वाले इंसान के पास कुछ काम तो है नहीं। बेटा जवान हो गया, बेटा कमाने लग गया, बच्चों की शादी कर दी, अब उसके ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं। अब अगले जीवन वो कैसे जिएगा? अगले 30-40 साल वो क्या करेगा? वो इन्हीं में टेंट्रम करेगा। किसकी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसकी उसके सामने, उसकी उसके सामने, उसकी उसके सामने। बुढ़ा बुढ़िया का यही तो काम होता है। फिर नू ऐसे टोंट मार मार के मर्दों ने अपनी बेटियां, लड़कियां, बहनें छुपानी शुरू कर दी। ये तो हिस्ट्रिकल फैक्ट है कि जिस स्कूल में भाई पढ़ता है उस स्कूल में बहन नहीं पढ़ी। भाई ने बोला या तो मैं स्कूल में जाऊंगा या बहन जाएगी, तो घर वाले बोले कि लड़की है क्या पढ़ाएंगे, शादी करनी है तो घर पे बिठा ली बहन। हो ऐसे कर करके
क्योंकि मर्द जब लड़कियों लड़कियों की शादी में ज़्यादा घुसता है ना, वो सेक्सुअलिटी में, फिर वो ज़्यादा ही घुस जाता है। वो अपने आप को मर्द की बजाय वो लड़की को भी सोचने लग जाता है। वो बेटी के रूप की स्टाइल मान लेता है। फिर ये इज्जत बेचने कंसेप्ट शुरू हो जाता है, और वो बूढ़ा और कुछ तो करेगा नहीं, यही टेंट्रम रचेगा ज़िंदगी भर बैठ के। फिर उस चक्कर में जातियाँ स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, लड़ाई होने लग जाती है स्त्री के ऊपर, और मर्द तो होता ही है फद्दू इन कामों में। ये नहीं अपना प्यार प्रेम का मजा ले ना, उसको एकदम से थारा फूफा थारा जीजा, ये भावना 2 मिनट में आ जाती है उसकी। पता नहीं क्या वो सारी जाति को, सारे गांव का ही फूफा जीजा हो गया वो। इसलिए तो इस देश में एकता नहीं हो रही, सारी जड़ की राय यही है नाश की। तो वानप्रस्थ खत्म होता है तो स्त्रियों की आज़ादी, सेल्फ डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। और जब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहती तो ऑटोमेटिक सी बात है वो मर्द के ऊपर जुएं बन के चिपकेगी। जू का काम क्या होता है? पैरासाइट, कि दूसरे के ऊपर जीवन निर्वाह करना। मर्द को ये बातें शुरू में अच्छी लगती हैं कि मैं कमा के लाऊंगा, मैं रहा घर पे, मैं मर्द हूँ। उस मर्द के पल्ले फिर दाढ़ी के अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है। फिर दाढ़ी के कट बनवाता फिरेगा कि इसमा कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ कर दो, कलर कर दो, वो कर दो, ऐसे इस चक्कर में फिरेगा भाई सारी ज़िंदगी। मर्दानगी गई। कोई भी मर्द इतना सस्टेन नहीं होता कि वो औरत को या घर परिवार को संभाल लेगा। कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता, सिवाय चूतिया के। व्यर्थ की अपने ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी डालना व्यर्थता ही होती है। लेकिन ये कहावतें भी तो हैं इस समाज में, मर्द होया कर ऐसा, नू करनिया होया कर ऐसा, नू करनिया होया कर ऐसा। 800 साल गुलाम रह गए, फिर भी यही लकोकती, शर्म नहीं आई। और उस चक्कर में फिर क्या होता है, लड़की कोई डिसीजन नहीं ले पाती क्योंकि उसका एक्सपोजर ही नहीं होता दुनिया में, तो करेगी क्या। और मर्द भी फिर उसी का बेटा तो मर्द होता है। हर औरत का 20 साल बाद एक मर्द के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म होता है। फिर वो लल्लू माँ लल्लू बच्चे को पैदा करती है, फिर लल्लू बच्चा लल्लू सिस्टम क्रिएट करता है। तो फिर उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ दो, शादियाँ भी ऐसी डेड होती हैं। इसलिए वानप्रस्थी बहुत ज़रूरी है। यानी कि 50 वाले बुढ़ों को अपना खुद ही समाज के व्यवस्थाएं छोड़ करके एकांतवास, और कुछ ढंग का पढ़े, समाज हित के कार्य करे, हैं, बाहर निकले, ना किसी से प्यार ना किसी से नफरत, एक्सपीरियंस भी है उसको ज़िंदगी का। युवा तो फिर भी गलती कर देता है। उस बुढ़े के अंदर क्या बचा? उसने सेक्स उसने करके देख लिया दिन रात, नौकरी कमाई करके देख ली, बच्चे पाल के देख लिए, अब क्या मोह। तो ये आदमी समाज में निकलें, घर से दूर, बच्चे भी जिए, खुद भी जिए, और मुक्ति का मार्ग भी पकड़ें। अब साले हमारे बुढ़े जवान लड़कियों को देखकर जीन्स पहन रही है, मस्ती काट रहे हैं। वो जीन्स में लड़की के बट टाइट रहते हैं, उनको देख के आपस में वो वाली हंसी होती है ना, वैसी हंसी हंसते हैं बुढ़े बैठ के। अगले जन्म को और ख़राब कर रहे हैं, बताओ। ऐसे तो जवान भी नहीं होते, क्योंकि इन पे कोई शक भी नहीं करता। कह देते हैं दिखता नहीं, मुझे तो दिखता नहीं, सब दिखता है साले, झूठे बोलते बेंच। और बकवास करते रहते हैं। तो इनका वानप्रस्थ फिर युवा ढंग से जिएगा, स्वतंत्र रहेगा, और फिर जब रिश्ते बनाएगा तो सॉलिड ही बनाएगा, जिससे मिल गए। और नहीं भी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारी जिससे शादी हुई है तुम्हारी कंपैटिबिलिटी हो ही जाएगी। लोग बुढ़ापे में धोखा खाते हैं, जो ये कहते हैं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। कितनी बार तो हमारे घर वाले गली हुई सब्जी ले आते हैं सब्जी वाले से, फिर कहते हैं घर पे आके क्यों हो, ये 2 आलू उसने पीछे से डाल दिए। इसका मतलब अभी तुम्हारे को एक्सपीरियंस नहीं है। आलू तो ठीक से होते नहीं, और वो रिश्ते देखने चले जाते हैं बच्चों के। दरअसल ये माँ बाप लड़का लड़की को देखते ही नहीं, ये फैक्ट बात है। ये लड़का लड़की को तो देखते ही नहीं, ये आपस में ही देख के आते हैं।
दो बूढ़ा बूढ़े को, बूढ़ा उस बुढ़िया को, उसको उसको आपस की बकचोदी मिल गई तो बच्चों की शादी करवा देते हैं, बच्चों की मिले ना मिले। चाहे एक लड़की हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो और एक लड़का उसको कुछ नहीं लेना देना हो एजुकेशन से, पढ़ाई से। बस ये है कि हमारे तो लड़के का 10 खेत आते हैं, वो गांव में सुल्फा की बीड़ी पीता है, 10 खेत आते हैं, उसकी क्या पता केमिस्ट्री की पीएचडी से शादी करवा दें लल्लू लाल। इस तरह का खेल है। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर तो एक बहुत एक अलग खेल है, इसका दायरा नहीं है इस चक्कर में। आप अच्छे इंसान तो अच्छे से सबके साथ अच्छे हो। सनातनी ज्ञान ऑफिशियल भाई, ये मकर संक्रांति वाला क्या लफड़ा है, थोड़ा डिटेल में बताओ क्या आज मकर संक्रांति है। डिटेल में क्या बताना भाई। सूरज मकर राशि में आज, आसमान में जो हमारा आसमान हमने बांट रखा है 12 राशियों में, कुंभ, मीन, सिंह और ये मेष, तो एक मकर राशि होती है। तो आसमान के 12 हिस्से हैं, तो आज ये मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर गया है। यानी सूर्य के पीछे जो 12 भाग हैं उनमें से अभी है, तो आज के दिन ये संक्रांत उसमें बढ़ा है आगे मकर राशि में, तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। सारे के सारे राशियों की संक्रांति होती है, कुंभ संक्रांति, मकर संक्रांति, मेष संक्रांति, तो ये अब मकर संक्रांति है। सात्विक, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोकेशन में पैदा हो जाए जहां वैदिक धर्म नहीं है, ये तो धरती पे हर जगह यही तो लोकेशन चल रही है, कहाँ है वैदिक धर्म। धर्म अधर्म का ज्ञान ना होने के कारण उसके पाप लगेगा, क्योंकि धर्म को हम बिना वेदों के अपने आत्मा के अनुकूलता से भी जान सकते हैं। देखो, जो आदमी जैसे कर्म संस्कार वृत्ति इस जन्म में प्राप्त करता है, मरने तक उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। अब जिन लोगों का ये था कि भाई वेदों गडरियों की कहानियां हैं, हुई 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 हुई, तो ईश्वर फिर उनको हुई हुई कर देता है कि तेरे को वेद नहीं पसंद है तो तू फिर यहाँ रह ले, जहाँ वेद का वह नहीं है तो वो वहाँ पे रहेगा, जैसे कर्म संस्कार वृत्ति वहाँ पे अर्जित करेगा, उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिल जाएगा। कंटिन्यूटी रहती है नींद की तरह। आज आपने जैसे कर्म किए, सो गए, कल भी तो वैसे ही उठोगे जैसे कल थे। तो मृत्यु में क्या होता है, शरीर बदल जाता है, बस रहता है इंसान वैसा ही है जैसा उसके कर्म संस्कार वृत्तियां हैं। तो इसमें ईश्वर अपनी तरफ से नहीं करता कि कोई इंसान अब किसी टापू पे पैदा होकर के ये कहे कि मेरे को तो वेदों का ज्ञान नहीं दिया। नहीं, पिछले जन्म का डाटा उसका खोल के देखो, पक्का कमेंट कर रहा होगा इंस्टाग्राम पे बैठ के, वेद को गाली दे रहा होगा वो कि मैं वेदों के अनुसार नहीं चलता, मैं तो अपने आप से चलता हूँ, ये चलता हूँ। जैसे उसके कर्म संस्कार वृत्ति बन गए, चल भाई अब यहाँ रह ले, तेरी इच्छा थी ये होता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि इस खास कर्म हो गया अब एकदम से आपको वहाँ डाल देगा। आप जैसे होते हो वैसे ही बन जाते हो। मांसाहारी आदमी दिखता है बाहर से इंसान, अंदर से वो मांसाहारी योनियों के बराबर हो गया है। अंदर से शेर, बगीरा, केकड़ा जो भी मांसाहार करते हैं वो जितना हिंसक होता है, कितने आपके सामने यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ऐसे कर करके है कर करके हैं, मजाक और उड़ाएंगे शाकाहारियों का कि हम शेर हैं, हम ये हैं, तो शेर ही बनेंगे। लेकिन जो पीड़ा दी है, किसी जानवर को जो पीड़ा दी है उसका भी भोग भोगना पड़ेगा। वृत्ति अनुसार शेर बनेंगे, कर्मानुसार फिर खुद भी मारे जाएंगे। कि पैदा हो रहे हैं जेबरा के अंदर से, जेबरा बच्चा बाहर आया नहीं तभी खा दिया, ऐसा भी होगा, बचेगा कोई नहीं। तो जैसे अर्जित किए हैं कर्म वैसा ही फल मिलेगा।
आकाश गौर भाई, ये तो स्त्री के पक्ष की बात हो गई कि पति ने यह कर दिया वो कर दिया तो शादी टर्मिनेट कर दो। पर ये बताओ कि कहीं पति फंस गया पत्नी से तो उसका कुछ मन नहीं है और वो दिमाग ख़राब करे तो फिर वो भी टर्मिनेट करे। अगर शादी में दोनों में से कोई भी खुश नहीं है तो टर्मिनेशन है, अलग हो जाओ, क्योंकि जीवन बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को इतना शोषित कर दिया है कि अब उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, नहीं तो समाज में कंपनसेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लड़की की इक्वल प्रॉपर्टी हो भाई की प्रॉपर्टी में, फिर कोई कंपनसेशन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ राइटिंग में होती हैं चीज़ें, रियल में कोई अपनी बेटियों को दाएं भाग नहीं देता, पूरा भाई के हिस्से में रहती है प्रॉपर्टी सारी। ये सिस्टम होता है। तो जो भी दुखी नहीं भी है, दुखी नहीं भी है, मैचिंग नहीं हुई, कष्ट हो रहा है तुम्हें। अब जब आदमी हॉस्टल में जाता है तो कितने बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में से वापस भाग आते हैं, न वहाँ जाके बीमार पड़ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई, मर गए। कितने आदमी होते हैं जो विदेश पढ़ने जाते हैं, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, उनको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं करता। तो जब इंसान दूसरी जगह पे जा कर के दुखी हो जाता है तो शादी भी तो एक ऐसा ही ट्रांसफ़र है। हस्बैंड तो शादी में थोड़ा सा हिस्सा है, रात का हिस्सा हस्बैंड का, तो सारा दिन तो कमाएगा। कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, किस इन्वायरमेंट में है। क्योंकि जब इस तरह के डिसीजन होंगे तो इंसान को बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इंसान तो यही होता है कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो फिर जो तुम्हारे यहाँ की है उससे शादी कर लो, क्या दिक्कत है। जीवन में व्यर्थ के कष्ट उठाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी उनके लिए है जो सशक्त हैं, जो लड़कियां सशक्त हैं, जिनको हस्बैंड से पहले बाप का पता चल गया। बाप तो है वो बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। आपका लड़की खासकर अगर आपका बेस्ट डैडी इन द, उसको बेस्ट डैडी मत मानना। मैं नहीं कह रहा हूँ नफरत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सेल्फ सिक्योरिटी मत छोड़ देना, क्योंकि शादी के बाद का इस समाज के पास कोई प्लान नहीं है, और इवन प्लान है कि मर जाए तो बेहतर है। ये प्लान है हमारे समाज के पास कि अगर लड़की ने फ़ोन कर दिया पापा मेरा मन नहीं लग रहा है, तो बाप का सबसे पहला रिएक्शन ये होगा कि आते हुए एक्सीडेंट हो जाए। ये उसका रिएक्शन होता है, मर जाए तो ज़्यादा खुशी हो जाए उसको, समझे। क्योंकि यू आर जस्ट बोझ। और इस बात पे रोते नहीं कि मैं तो बोझ हूँ, मैं तो ये हूँ, नहीं, हैप्पी हो जाओ। ज़िंदगी में अपने आप को बोझ मानने से अच्छी खुश कुछ नहीं है। इससे तुम खुद पे बोझ नहीं बनोगे, क्योंकि समाज ने जो तुमको दे रखे है ना, समाज क्या चाहता है, मशीन। जब किसी के पास रियल में मशीन आ जाती है तो उस इंसान को भगा देता है। जब खेती की मशीनें नहीं थी ना तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे किसान इन मज़दूरों की। अब हर चीज़ की मशीन आ गई है, अब ये होता है कि भाई साड़ा, अब ये मेंटलिटी है। तो इंसान की भी ऐसी ही होती है, तुम्हारी रिप्लेसमेंट मशीन आ गई तो वही होता है, भाई साला, ऐसे होता है। पहले तो अंग्रेज पकड़ पकड़ के ले गए हमको कि चलो गन्ने की खेती करो, फिर जब मशीनें आ गई अब उनको भारी पड़ गए अफ्रीकन इंडियन कि तुम यहाँ क्यों हो। बोले तुम्हारे दादा खेती करवाने के लिए लाए थे फ्री में, कील ठोक ठोक के हंटर मार मार के खेती करवाई, अब ट्रैक्टर आ गए तो कह रहे हो तुम कौन हो। यही सबके साथ होता है। इंसान बाय नेचर उपनिवेशवादवादी है, या तो वो खुद फंसाता है या खुद फंसता है। तो इसलिए तुम बस एक रिप्लेसमेंट भरो हर इंसान, और इसमें खुशी माना करो कि जितनी जल्दी पता चल जाए इस बारे में बेहतर है कि तुम बोझ हो, थैंक यू, पता चल गया हम बोझ हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, मशीन की रिप्लेसमेंट हो। और वो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर तुम्हारा नुन्नू ना होता, तुम कहीं हिजड़े की तरह ताली पीटते, ब्लो जॉब दे दे के 50 रुपये कमाते ट्रक वालों से,
ये फैक्ट है, ये हकीकत है इंसान की। तो अपने आप को कुछ ज़्यादा वो मत वो दुनिया के हिसाब से, बस ये माना करो कि मैं हूँ, सांस चल रहा है, थैंक यू परमात्मा, कोई मेरा नहीं है, तो मुझे अपना हिसाब किताब, अपनी पढ़ाई लिखाई बाप दे रहा है, थैंक यू, वो चीज़ें ले लो। और सेल्फ सस्टेन, और सबसे ज़रूरी है ट्रैवल, ट्रैवल के बिना कुछ नहीं है। और अपने आप को स्लिम ट्रिम स्लीक जिम फ्रीक, एक्सरसाइज बढ़िया रूटीन, लड़कियां खासकर ये ज़रूर रखा करो, क्योंकि अपने जीवन में 2 टैग बचपन से लगा लो, एक विधवा का, एक तलाक का। ये 2 टैग अपने ऊपर लगा के चलो बचपन से, कि मैं विधवा भी हो सकती हूँ, मैं तलाक वाली भी हो सकती हूँ। हस्बैंड खुद ठुड्डे मार दे तुमको कि चल साली निकल, फिर क्या करोगी हैं? जिस दिन तुम्हारे योनि से बच्चा निकलेगा ना, तुम्हारी योनि ढीली और पति का इंटरेस्ट खत्म, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उस दिन तुम्हें खुद एक एहसास होगा कि एकदम बिजली कड़केगी तुम्हारे ऊपर कि दड़ 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 ये क्या हो गया। यूं ही थोड़ी ना औरतें अपने हस्बैंडों के पीछे भागती रहती हैं कि क्या कर रहा है, किसका कॉल आया, उसको पता है मैं तो ढीली अब हो गई है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि रिश्ते की शुरुआत ही झंड से होती है। तो फिर ये जीवन के उम्र वाइज हकीकत होती हैं, एज वाइज। बचपन की हकीकत कुछ और होती है, बड़ा होकर कुछ और होती हैं। तो जीवन में आदमी हर साल कुछ सीखता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हैं? समझे? जब हम छोटे थे ना, तो नाई की दुकान पे गए, तो नाई की दुकान पे कोई आदमी बैठा, वो कह रहा भाई दाढ़ी पे कलर कर दे, हेयर कलर कर दे। हम सोचते थे बचपन में कि साला क्या बेंच अभी दाढ़ी कलर करवाएगा। खुद बड़े हो गए, खुद की दाढ़ी हो गई। मैं तो करवाता नहीं वैसे, लेकिन बचपन में ख्याल आता था। लेकिन अब खुद करवाने, मैं तो करवाता नहीं, लेकिन कुछ लोग करवाते हैं कि अब खुद करवाने पड़ेंगे। तो जीवन में सत्य ऐसे निकलते रहते हैं, खुद के तो तुम्हारे भी निकलेंगे, और उस समय तुम्हारी उम्र 30 की भी नहीं हुई होगी, लड़कियों की खासकर। तो इतनी छोटी उम्र में, वो छोटी उम्र कह रहा हूँ कि 20 की उम्र में तुम्हारे सारे ट्रूथ आ जाएंगे बाहर समाज में। तो लड़कियों को तो अपने ऊपर टैग लगा लेने चाहिए, क्योंकि समाज में तो लड़की नहीं सकती कि मैं विधवा, हाँ वो क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और आने वाले टाइम में तो ज़्यादा होएंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट सिस्टम हैंग हो रहा है। तुम्हारे पति बाहर मरेंगे, धुआं खाएंगे, वो मरेंगे ही, और क्या करेंगे वो, क्योंकि मर्द तो कहावतों में जीतता है, मर्द तो होया करा कर्मियाँ कर्मणियाँ, कुछ नहीं होया करे से, ये सब डंडा देने का नाम है अपने पिछवाड़े में। तो लड़कियों को और लड़कों को भी खासकर, खुद भी जियो और लड़की को भी कि तू भी कर, तू भी, तुम यहाँ परमानेंट निवासी नहीं हो इस धरती पे कि सारे 7 जन्म का साथ कमर पे लेके जाओगे उड़ोगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला, बकवास है सब बातें। तो अपने जीवन में शरीर और सिंगल लाइफ, शादी एक बैग है कि कहीं जा रहे हो तो लटका लिया लत्ते कपड़े, तो जीवन का बैग है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में मैंडेटरी है ये चीज़ें ना। तो विदेश, कोई भी एक विदेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, एक बार अपने देश की लक्ष्मण रेखा लांघा करो, जरूरी है, समझे? तो कहीं घूम फिर के आओ और अपने आप को पतला रखो। लड़कियों के अंदर एक और सिस्टम होता है कि उनके स्तन बड़े हो जाएं, इससे बड़ा बोझ जीवन में कुछ भी नहीं है। सारी ज़िंदगी फिर इनको ही समेटती रह जाओगी। कहीं तुम इधर इमली खाओ और पता नहीं क्या क्या करोगे, उस लड़की को ज़्यादा टेंशन मिल रही है, कुछ नहीं है। 25 के बाद बोझ है, सुंडी पे आ जाएंगे लटक के, साला 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं जीवन में मारोगी। तो इन बकवासों से निकलो, खट्टा वट्टा ज़्यादा मत खाया करो, हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? और नौका यात्रा सीखो, भारत में सिखाते हैं नौकाएं, सर्टिफिकेशन लो, बेसिक तो लो, सर्वाइवल गाइड के कोर्स करो। कॉलेज में क्या किया करो, कोर्स होते हैं 10-10, 15-15 दिनों के। हिमालय के पूरे बेल्ट में, कश्मीर से लेके अरुणाचल तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको नौका सिस्टम सिखाएंगे, सर्वाइवल सिखाएंगे, पहाड़ चढ़ना सिखाएंगे, पैराग्लाइडिंग सिखाएंगे,
वो कोर्स किया करो। हफ्ते हफ्ते के भी कोर्स होते हैं, 7-7 दिन के कोर्स होते हैं। ये कोर्स किया करो कि मेरे जीवन में अगर मेरा हस्बैंड मर गया और बहन चो ये सास ससुर का पंगल चढ़ गया ना, मैं माँ मुझे नहीं करना। नौका लेके निकल जाओ कि श्रीलंका नौका से जाएंगे, नौका से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। इस तरह के भावनाएं रखो जीवन में, ना कि ये कि लड़की हो गई पैदा, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, चलो ठीक है ऐसा हो गया, क्या दोबारा जाओगी उस चूतिया के पास कि मेरे को अपना ले वो? लेकिन हमारे समाज में तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं लड़की का कि वो नौका में बैठी है और ऐसे चप्पू चला करके वो जा रही है श्रीलंका मुंबई से। सोच सकता है कोई? तो फिर और क्या चलाओगी? तुम्हारी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी किसी का पेट भरना। सेल्फ जब मर्दों को ये हो जाएगा ना कि हमारे लिए लड़कियां नहीं पका रही, तब मर्द सुधरेगा। तब इसको पता चलेगा कि किसकी अहमियत कहाँ कितनी ज़्यादा है। और चावल और दाल भी खाई जा सकती है। हमारे यहाँ पे सालों सालों से रोटी तड़का शड़का पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बकवास खाने चल रहे हैं। जबकि आदमी को पता होता है कि चावल उबाल के दाल ऐसे कर लो, या फिर चावल में सब्जी काट के खा लो। ये थोड़ी ना होता कि आज ये डिश आज वो डिश, ऐसा नहीं होता। ये डिश के चक्कर में डायबिटीज़ हो गया ये देश। 3-3 घंटे इतना ठूस ठूस के खाना, ये कोई जीवन है? 3 दिन कभी कभी नहीं तो दो बार खाओ। या फिर एक होगा सुबह खा लिया था आज पेट भर गया मेरा, बाकी दिन मैं नहीं खा रहा। जितना कम आहार उतना बढ़िया, लेकिन न्यूट्रिशियस तो हो, ये हो। तो लड़कियां इस फील्ड को थोड़ा समझो। नोबडी इज यूअर्स। और अब तो बिल्कुल खेल ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अब दुनिया बहुत बदल रही है। जो कमज़ोर रह गया वो मारा गया। मरने का मतलब गुलाम। अब देश गुलाम नहीं बनाते, अब समाज घर परिवार ये गुलाम बनाते हैं। तो अपनी ज़रूरतें कम रखो, शरीर फिट रखो। और ये 10-15 कोर्स जितने भी होते हैं ना, AI कंप्यूटर शम्पूटर हफ्ते हफ्ते के होते हैं, इजीली होते हैं, ये सारे कोर्स करो। और शादी हो भी जाए, होगी वैसे तो अपना 2-3 महीने में कि 10-15 दिन के लिए हम उस माउंटेन ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े पहाड़ चढ़ो 6-7 हज़ार मीटर वाले, 5 वाले चढ़ लो, क्या दिक्कत है? 5 वाला कई बार 7,000 वाले से भी मुश्किल होता है। ठीक है? राफ्टिंग करो, खुद सीखो, ये जीवन। साइकिलिंग किया करो। कितनी लड़कियां आपके गांव में जो साइकिलिंग करती हैं? है कोई साइकिलिंग करने वाली लड़की? शादीशुदा तो भूल ही जाओ, नॉर्मल लड़कियां भी नहीं करती। तो अपने बच्चों को साइकिलिंग पे ले करके दूर दूर की यात्राएं करो, हैं? उनको दिखाओ, समझाओ। नहीं तो बच्चे को उधर ही रख के एक ही गांव में एक ही भाषा, और फिर वो बच्चा, उसके पास खुद का कुछ होता है नहीं, फिर वो ये देखता है कि मैं किस पे गर्व करूं। ओहो हो मैं तो इस कास्ट का हूं, ओहो हो मैं तो ये हरियाणवी बोलता हूं, ओहो हो मराठी हूं मैं तो। थोड़ा बाहर निकलो तो सब पता चलेगा कि तुम कुछ खास नहीं हो। सबकी अपनी टंग होती है, आ ई यू, कोई आगे पीछे कर लेता है, कोई आगे पीछे आगे, यही भाषाएं हैं। नहीं तो बच्चे को एक ही समाज में एक ही जाति में रखोगे ना, और एक ही भाषा में रखोगे, वो एक नंबर का लल्लू हो जाएगा। फिर वो बस सिर्फ एक ही काम करता फिरेगा, हम हरियाणा ते हैं, और दूसरा कहेगा हम पंजाब ते हैं, असी पंजाब से, एक कहेगा राजस्थान से हैं। कभी इससे बाहर भी निकलो। जो चीज़ तुमने कभी अर्जित ही नहीं की, उस पर घमंड किस चीज़ का भाई? हाँ ये होता है भाई, मुझे हरियाणवी आती है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा भी सीख लूँ तो बढ़िया बात है। अब मैं कहीं जाता हूँ ना, मेरे सामने कोई बोर्ड लगा होता है, तो बोर्ड में भारत में क्या होता है, ऊपर इंग्लिश, फिर हिंदी, या हिंदी इंग्लिश पंजाबी उर्दू, मैं चारों भाषाएं पढ़ लेता हूँ, मैंने खुद सीखी हुई हैं। दक्षिण भारत की कन्नड़ तो हमारी 3rd लैंग्वेज थी नवोदय में, अक्षर मैंने सीखे हुए हैं, अरबी तक अक्षर सीखे हुए हैं मैंने। तो ऐसे सीखा करो,
पहले तो क्या होता था कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पढ़नी आती थी वो बोर्ड पे, उर्दू तो ऐसा लगता था ये तो कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। अब हिंदी की तरह लगती है उर्दू, हाँ थोड़ा जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ता है लेकिन आसान लगने लग गई अब। तो जब इस तरह से अपने जीवन को वो करोगे, समझोगे, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ईश्वर ने क्या दिया है। नहीं तो फिर कोई भी तुम्हारे सामने कुछ भी रख देगा। लोग अपने पैरों के फोटो बेच रहे हैं हजार हजार रुपए में, वो सदगुरु बाबा, वो काले गट्टे ठीक है, लड़की के पैर हो, कुछ गुलाबी पैर हो तो आदमी बहके भी, वो काले गट्टों में पहन के चांदी का चंदन, मर्द के काम होते हैं ये आभूषण इस तरह से औरतों के तरह, और वो उसके फोटो खिंचवा खिंचवा के बेच रहा है, शर्म भी नहीं आती। ये बुरा हाल है। बताओ, उसके पैरों के फोटो लेके जा रहे हैं घर पे, क्योंकि तुम्हारा जीवन खुद खस्सी हो चुका है। तुम्हारा मतलब आम जनता का, भारत में सबका। नहीं तो उस पैरों वालों को तो उधर ही काट दे पैर, कि रख इस दूर पैर, इसको बनाए तेरे को सदगुरु, साला दुर्गुरु। क्या सदगुरु है तू, पैरों के फोटो बेच रहा है। शरीर से आदमी इतना वो हो जाता है कि शरीर फिट रहना चाहिए बस, नहीं तो इसका क्या, इसका मार्केटिंग करनी शरीर की। वो पैरों तक की मार्केटिंग कर रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसकी दाढ़ी साफ करके देख लिया जाए ना कोई उसको उसकी दाढ़ी कटवा दो बस, उसको कोई पानी भी ना पिलाने जाए, मैं गारंटी देता हूँ। उसकी शक्ल मैं जानता हूँ अंदर से। चलो शक्ल पे टोंट नहीं करना चाहिए, किसी की कैसी होती है, लेकिन वो जो बेच रहा है वो तो इससे भी गंदी बात है। चलो चेहरे का फोटो बेच ले, तो चेहरे से, तेरे चेहरे से क्या मिलेगा हमको। किताब लिख, कुछ वो तो पढ़ भी ले आदमी, लेकिन आम आदमी तो क्या सोच रहा है कि किताब क्या पढ़ूंगा तेरी, तू बस पैर दिखा दे। और सुबह उठ के पैर लेते होंगे, पानी धो पीते होंगे उसके। ये देश को मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी एक पहाड़ तक की यात्रा नहीं करके आए। कभी पहाड़ चढ़ने जाओ, ये वैष्णव करो, परमात्मा ने तुमको उससे ज़्यादा बल दिया है, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये पैर किस काम के हैं, कितने ज़रूरी हैं अपने, और दूसरे के माथा फोड़ने की क्या जरूरत है। कोई बाल दिखा रहा है, कोई पैर बेच रहा है, कोई पैरों का धोवन छिटकवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वैसे मैं प्रेमानंद बाबा का फैन नहीं हूं, लेकिन प्रेमानंद बाबा उधर गया था, एक मंदिर में खुद गया था, वो वहां का पुजारी प्रेमानंद के ऊपर ऐसे माड़ा फेंक रहा ऐसे, जबकि मैं प्रेमानंद बाबा का क्रिटिक हूं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वो आदमी। लेकिन मुझे भी बुरा लगा कि यार ये साधु संत है, मेरे विचार हो सकते हैं कि मेरे इससे मैच नहीं कर रहे, मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं उसकी कोई गाली नहीं दूंगा कि उसके ऊपर माड़ा ऐसे फेंक रहा वो। और प्रेमानंद भी ऐसे हाथ जोड़ के डिसरिस्पेक्ट सहन करा। चलो वो तो सन्यासी है, सन्यासी को डिसरिस्पेक्ट सहन करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर ऐसे फेंकोगे माड़ा। इतना घमंड आ गया उस मंदिर के पुजारी में, दूसरे में। उसके साहित्य को पीटना चाहिए था वो निकाल के, कि इधर ऐसे फेंकने से, ऐसे रखने में क्या दिक्कत है। प्रतिष्ठित आदमी है देश का, कोई गंदा आदमी तो है नहीं। मेरे उससे मतभेद है नॉलेज बेस के, कुछ बातों के, नहीं तो आदमी घटिया थोड़ी ना है कि कोई वैसा आदमी है। मेरे मतभेद उससे अलग हैं कुछ बातों पे, लेकिन यार वो प्रतिष्ठित संत आदमी है, कोई गाली गलौच वाला आदमी नहीं है, पुरुषार्थ की ही बात करता है। और उसके वो साइड में वो मस्टंडे खड़े, वो देख रहे खड़े मस्टंडे को, तो उसको तो एक्शन लेना चाहिए था कि चलो ये तो सन्यासी है, इसको तो नहीं करना चाहिए किसी पे ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा गुस्सा, सन्यासी का काम नहीं है। कि तू क्या कर रहा है, इतनी डिसरिस्पेक्ट। कोई नहीं बोल रहा उधर। हमारे आर्य सम्मेलन में अग्निवर्त नेस्टिक जी की डिसरिस्पेक्ट हुई थी थोड़ी सी, माफ़ी गई उनके पास सारे ऑर्गेनाइजर्स की ऊपर से तरफ से कि जी गलती हो गई हमसे। वहाँ पे जो आदमी खड़े थे वो आर्य समाजी नहीं थे, उनको आपका पता नहीं था कि आप कौन हो।
तो वहाँ पे आवाज़ उठाई, मेन स्टेज से बोला मैंने कि ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तो अग्निवर्त निश्चित जी का फोन भी आया। तो ये तो हमारे काम है, जबकि अग्निवर्त निश्चित जी से मैं पहली बार मिला था, लेकिन हमारे महान सन्यासी हैं वो। सन्यासी की तो प्रतिष्ठा हाई है, और उसके साथ 24 घंटे सैलरी की, मतलब इतना मार खाते होंगे वो तगड़े तगड़े। चलो अच्छी बात है, तगड़ा होना चाहिए बंदा, लेकिन उस इतने मोटे मोटे डोले का फायदा क्या जो तुम्हारे गुरु की ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हैं? 6-6 साढ़े 6 फुट के आदमी है, उसे एक से भी नहीं बोला कि ऐसे कैसे माला फेंक रहा भाई तू? क्या ये कोई पशु है कि ऐसे फेंक दी माला? कि रोटी है कि ऐसे दूर से फेंक दी काट लेगा? ऐसे फेंकने में और ऐसे डालने में अंतर क्या है? ये तो डिसरिस्पेक्ट है, सरेआम डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन खोखले हो गए ना, तगड़े आदमी भी खोखले हैं इधर।